पत्र सूचना दफ्तर ने पटियाला विच मीडिया वर्कशाप वार्तालाप का आयोजन किया, जिस विच 3 नवे अपराधिक कानूनों और पत्रकारी के नैतिक सिद्धांतों उत्ते चर्चा की गई। पेश इस बाबत साडी एक रिपोर्ट। पत्र सूचना दफ्तर चंडीगढ़ और जलंधर वालों राजीव गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला के सैमीनार हाल विच मीडिया वर्कशाप वार्तालाप का आयोजन किया गया। 3 नवे अपराधिक कानूनों और पत्रकारी के नैतिक सिद्धांत विषय पर आयोजित की गई। इस वर्कशाप विच पटियाला जिले के पत्रकारों समेत राजीव गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विद्यार्थियों ने शमूलियत की। इस मौके अनुभव डिमरी सहायक डायरैक्टर PIB चंडीगढ़ ने पहुंचे मेहमानों का स्वागत करदे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया यूनिटां की भूमिका बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि PIB मंत्रालय का प्रमुख हिस्सा है। उन्हें कहा कि सरकार दी नीतियां प्रोग्रामां ते योजनावाद नूं प्रभावशाली ढंग नाल लोकां तक पहुंचाउण लई PIB ਅਤੇ मीडिया दरमियान तालमेल ਵਧਾਉਣਾ जरूरी है। इसे मंतव तहत वार्तालाप का आयोजन किया जाता है। इस मौके मुख्य मेहमान प्रोफैसर डॉक्टर JS सिंह उप कुलपति राजीव गांधी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला ने 3 नवे अपराधिक कानूनों की गल करते हुए इस इतिहासक पिछोकड़ उत्ते चानना पाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में जिन्ने भी कानून पास होए ने उन्हां विच 3 नवे अपराधिक कानून सब तो प्रमुख ने। I feel proud that Rajiv Gandhi National University is organizing such a beautiful program on 3 criminal laws with media persons. I want to go to history of the 3 criminal laws. It begins from 1856, 1857, when Indian War of Independence was fought. And in that war, ईस्ट इंडिया कंपनी वन दी वार। उस वार में 1857 में भारतीयों ने लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी से हम भारतीय लड़ाई हार गए। That was the most important, one of the important failure of Indians, where we could not achieve our objectives, aims and objectives. And Britishers and British Parliament take it very seriously. And British Parliament passed the Government of India Act 1958. ये दुनिया का दिस वाज द मोस्ट पावरफुल लॉ इन इंटायर वर्ल्ड। पूरे दुनिया के इतिहास में जितने भी लॉ पास हुए हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल लॉ इन द कंट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। There were 3 consequences of this law. First, by a law made by Parliament in British Parliament, which was a smaller country, that passed a law for a big country, not only this India, which was included in India, Pakistan and Bangladesh and some other parts also. इतनी बड़ी पार्लियामेंट के लिए पास किया, एंड इस एक्ट के द्वारा they ended the rule of East India. ईस्ट इंडिया रूल के शासक को जो भारतीय लड़ करके नहीं प्राप्त कर सके, उन्होंने एक कानून से समाप्त कर दिया। दुनिया में सत्ता का परिवर्तन कानून के द्वारा कहीं भी इतने बड़ी हुआ नहीं है। और जिसको पूरा उस समय के भारतीय लड़ करके नहीं प्राप्त कर पाए, उसको एक कानून के द्वारा को समाप्त कर दिया गया। जो सॉवरेंटी और संप्रभुता की बात करते हैं, भारत में दुनिया में संप्रभुता का इससे बड़ा प्रयोग कहीं नहीं हुआ। सेकेंड, द पोस्ट ऑफ द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ वायसराय वाज abolished and the post of Governor General was created. वायसराय वाज डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक कंपनी का डायरेक्टर था, मैनेजर था। अब now they are appointed governor general. They were governing the country. That was not a trading company. It was a governing company. भारत को गवर्न कर रहे थे। And third is इंडिया का जो अंतिम शासक था मुगल बादशाह, he was exiled from India and he was executed in अंडमान। किसी भारतीय का शासन पूरी समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश पूरा शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये 3 उसकी विशेषताएं थी। इसके बाद उनको लगा कि भारत को नियंत्रण करना है, भारत पर शासन करना है,
अब ट्रेड नहीं करना है, अब क्या करना है, गवर्न करना है। तो गवर्न करने के लिए 1857 की लड़ाई से हम हमेशा इतिहास सीखते हैं। इसमें बहुत से लोग इंटर तक नहीं जानते हमको क्या करना होगा। बहुत विद्यार्थी साइंस के हैं बैकग्राउंड के, वो CPMT और IIT की तैयारी कर रहे थे, बाद में ला में आ गए। जियो में टर्निंग पॉइंट हम इतिहास हमेशा सीखते हैं। उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा किसने भाग लिया था, सिपाहियों, मिडिल क्लास लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर इस देश का शासन करना है तो उस लोअर मिडिल क्लास को कंट्रोल करना है। क्या करना है, लोअर मिडिल क्लास को कंट्रोल करना है, क्योंकि दुनिया के जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं हमेशा लोअर मिडिल क्लास ने किया है। और उन्होंने इंडियन पेनल कोड स्थापित किया, पहले टू गवर्न दी कंट्री। फर्स्ट इंडिया शब्द प्रयोग हुआ, भारत शब्द नहीं प्रयोग हुआ। इंडियावाज, भारतवाज गिवन हजारों साल का नाम समाप्त करके देखिए वी वेर गिवन न्यू नेम इंडिया। और क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली बार इसकी विशेषता है इट वाज सेकुलर। दुनिया का पहला लॉ था भारत के इतिहास जहाँ सेकुलर हुआ। अब जात के आधार पर कोई लॉ नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के आधार पर सजा नहीं थी। अब चाहे राजा नौकर के यहाँ चोरी करे, चाहे नौकर राजा के यहाँ चोरी करे, दोनों पर सेम FIR होंगे। एक ही थाने में मुकदमा चलेगा, एक ही जगह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक ही समान वकील होंगे, जज होंगे। ये बाला दुनिया का सेकुलर लॉ था। जात और धर्म का, हिंदू मुस्लिम जातियों का सिस्टम हटा दिया गया। इट वॉज सोशलिस्ट। मार्क्स से सब सोशलिस्ट में पहली बार सोशलिस्ट हुआ। जात के आधार गरीब भी चुका, और चाहे राजा चोरी करे और चाहे गरीब चोरी करे, सबको एक ही कोर्ट में जाना है, एक ही थाने में जाना है, एक ही पुलिस स्टेशन में जाना है। इसकी विशेषताएं थी। पहली बार जात, धर्म, रिलीजन ये सब को हटा दिया गया। सार्वजनिक सोशलिस्ट ये डेमोक्रेटिक था। पहली बार भारत में डेमोक्रेसी कहीं से शुरुआत हुई। डेमोक्रेसी क्या था, पहले लॉ का किसके हाथ में जानकार थे, या तो हिंदुओं का लॉ पंडितों के हाथ में था, और मुस्लिमों का लॉ किसके हाथ में था, मौलवियों के हाथ में। इन्होंने हटा दिया। अब जो LLB कर लेगा, लॉ का एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, वो एडवोकेट होगा, वो लॉ का जानकार होगा। ठीक है, वो पंडितों और शास्त्रों से उन्होंने हटा दिया। अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का, जाति का जो व्यक्ति है, जो इस लॉ क्रिमिनल लॉ को पढ़ लेगा, वो लॉ को इंटरप्रेट करेगा। वो मंदिरों और मस्जिदों से और पंडितों पुजारियों के हाथ से ये सिस्टम ले लिया गया। नेक्स्ट, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे खोला गया। नए सिस्टम, सारे क्रिमिनल सिस्टम का पढ़ाई मस्जिदों से और मंदिरों से बंद कर दी गई। अब कहाँ खुल गया, लॉ कॉलेजेस खुल गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ सॉवरेंटी प्रयोग हुई, पहली सॉवरेंटी तो प्रयोग हुई, दूसरी बात संस्कृत और उसका जो सिस्टम इंटरप्रिटेशन था, उर्दू और पारसी और अरबी लैंग्वेजेज में था, वो अंग्रेजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस मौके विशेष मेहमान प्रोफैसर आनंद पवार, रजिस्ट्रार राजीव गांधी ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। After 100 years of the IPC, when Professor Barry Rich was supposed to analyze the impact assessment of these criminal law, he said that it becomes impossible to revise the Indian Penal Code. Why so? Because it has become so complex that it requires the whole overriding of all these aspects. We should be thankful to the government, central government, that they have provided leverage to the state governments to make a necessary amendment. They have also covered various dimensions which were not otherwise covered. अधिकांशतः जो अपराध कारित किए जाते थे IPC के अंतर्गत, वो 40% जो होते थे वो या तो बॉडी से रिलेटेड होते थे या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते थे। कई सारे ऐसे अपराध थे जो उसमें शामिल ही नहीं होते, जैसे टेररिज्म है,
ऑर्गेनाइज क्राइम है, मॉब लिंचिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, जिसमें इट्स नॉट द बिकॉज ऑफ एनी कॉस्ट ऑफ रिलीजन, इट्स जस्ट द इंडिविजुअल्स who are indulged in such kind of acts with the criminal mindset and they violate the normal laws. The purpose of creating the legislation or enacting this legislation may serve the purpose to reduce the crime in society, but it cannot completely banish all this criminal mindset. What is needed is that we need to propagate in the society the ideologies and the values where the individual should not indulge in committing crime. Awareness is the second part. So, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कई सारे डायमेंशन जुड़े हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। I will focus on some of the areas that though these are the welcome steps, but a lot is required to be done. Why so? Because we have provided the scope to take the help of artificial intelligence and recent technologies to curb all these manic. But whether the human resource is capable of doing all these things, say for example, recently जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई, राइट? उससे पहले सेम काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर, एंड इन द US judicial administration, the police have a specific kind of technology that is called short spotters. So when in California this kind of incident took place, कि जहाँ पब्लिक में एक particular area से firing हुई, they have captured the offenders within a record time of 4 minutes 17 seconds. उस फायर के 4 मिनट 17 सेकंड के बाद they could realize they have कि ये बंदा इसने फायरिंग की. Similarly, in this case also they identify immediately. Why? Because they had the short spotter technology which identifies based on the sensors that what was the direction, what was the height, what exactly the location from which this fire was shot. That kind of technologies are required to be adopted in artificial intelligence, modern surveillance, data repositories, और ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनको हमको कंसीडर करके हमारे जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है उनको स्ट्रेंथन करना है. सो दिस इज़ अ वेल बिगिनिंग, जहाँ सरकार के द्वारा एक स्कोप क्रिएट किया गया है जिसमें हर एक चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की है, बट इसके साथ भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है. डॉक्टर मनोज शर्मा एसोसीएट प्रोफैसर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम बारे जानकारी दिंदਿਆਂ ਕਿਹਾ कि 1 जुलाई 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है. इंडियन पेनल कोड जब इनेक्ट किया गया, भारतीय दंड संहिता, तो पर्पस कंट्रोल करना ही था. अब हम दंड संहिता नहीं चाहते, अब हम न्याय संहिता चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सिटीजनरी जो है उसके राइट्स को जब भी वायलेट हो उनको जस्टिस मिले. सो वी वांटेड जस्टिस ओरिएंटेड लॉस, और यही वजह है कि नागरिक सुरक्षा संहिता हमने नाम दिया या न्याय संहिता नाम दिया. पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, दंड प्रक्रिया. हमें दंड प्रक्रिया नहीं चाहिए. हम सिटीजन्स में चाहते हैं कि उनमें विश्वास पैदा हो कि वो इस देश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनके क्या अधिकार हैं. तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इन तीनों कानूनों को देखें, तो अगर हम 1950 के बाद देखें तो संवैधानिक पीठों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जजमेंट्स दे रखी थी कि कानून के प्रावधान स्कैटर्ड पड़े थे जगह जगह. जैसे 0 FIR की बात करते हैं, CRPC में कहीं भी 0 FIR का कोई प्रावधान नहीं था. ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब 1993 में आई, तब उन्होंने कहा कि कोई पुलिस अफसर FIR लिखने से इस वजह से मना नहीं कर सकता कि क्राइम उसकी जुरिसडिक्शन के बाहर हुआ है. परंतु 1993 से लेकर के 2023 तक 3 डेकेड्स हो गए, 0 FIR आज भी बहुत सी जगह पे नहीं दर्ज की जाती. क्यों? क्योंकि कानून में इसका प्रावधान स्पष्ट तौर से नहीं था. अब अगर हम नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 देखें, तो उसमें हमने एक फ्रेज डाल दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड,
कि जब भी आपके पास सूचना आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चाहे आपके ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है, चाहे आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हुआ है, आप बाउंड हैं, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रिकॉर्ड द एफआईआर। अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए, आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हुआ है तो आप उसको 0 नंबर दे दीजिए। उसको दर्ज करने के बाद जो संबंधित थाना है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वहां हो जाए। तो ऐसे बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पिछले 60-70 साल में जो आई, जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की हम बात करें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई प्रावधान सीआरपीसी में कभी था ही नहीं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शब्द ही कहीं सीआरपीसी में मेंशन नहीं किया गया। सीआरपीसी में इंक्वायरी शब्द मेंशन था, लेकिन वो भी सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता था, पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती। सीबीआई मैनुअल अगर हम देखें, सीबीआई मैनुअल के चैप्टर 9 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का शब्द इस्तेमाल हुआ, पर वो तो सिर्फ सीबीआई को रेगुलेट करती है और सीबीआई मैनुअल सीआरपीसी को सुपरसीड नहीं कर सकता। इसलिए जो आम केसेस थे पुलिस के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का, सीआरपीसी में तो कोई प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में से निकला। अब जब 2014 में ललिता कुमारी का पीठ बनानी पड़ी हमें, क्योंकि दोनों तरफ के डिसीजंस थे। एक तरफ सरदार प्रकाश सिंह बादल 2007 में कह दिया कि नहीं, जब भी ऑफेंस की सूचना आएगी पुलिस अफसर को एफआईआर लिखनी लाजमी होगी। दूसरी तरफ शशिकांत शर्मा ने कह दिया नहीं, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पुलिस अफसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो 2014 में हमें संवैधानिक पीठ का गठन करना पड़ा, जिसने ललिता कुमारी ने यह कहा कि पुलिस अफसर के पास कुछ केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की क्षमता होगी। उन्होंने कह दिया जैसे करप्शन के केसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, पैसे के लेन देन के संबंधी कोई डिस्प्यूट्स हैं, पर साथ में ये भी कह दिया कि ये प्रावधान ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और भी केसेस हो सकते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब हमें नागरिक सुरक्षा संहिता बनानी थी तो हमें इस जजमेंट को भी क्लैरिफाई करना था, इस जजमेंट को इंक्लूड भी करना था। तो हमने अब नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173(3) में ये प्रावधान बना दिया कि पुलिस अफसर के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की क्षमता रहेगी, पर हमने क्लैरिफाई कर दिया कौन से केसेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में तो छोड़ दिया कि डिस्क्रिप्शन रहेगी, और भी केसेस हो सकते हैं। अब हमने कह दिया कि जो ऑफेंसेस 3 साल की सजा से ऊपर और 7 साल की सजा तक के पनिशेबल हैं, जिनमें 3 साल से 7 साल की जेल टर्म प्रिस्क्राइब्ड है, उन केसेस में पुलिस अफसर चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, अगर उसे लगता है कि इस सूचना को पुख्ता करने की आवश्यकता है, ये देखा जाना चाहिए कि ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो वो अगर चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। परंतु नागरिक सुरक्षा संहिता में समय सीमा निर्धारित की है कि 14 दिन के अंदर अंदर उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है करनी होगी, और वो भी अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन अफसर करना चाहे तो हायर अथॉरिटीज की कंसेंट के साथ ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। कम से कम डीएसपी रैंक के अफसर की परमिशन के बाद उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार होगा, पर टाइम बाउंड करनी होगी। 14 दिन के अंदर अंदर उसे ये डिसाइड करना होगा कि ऑफेंस जो है इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि ये ऑफेंस नहीं बनता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि इंडियन पीनल कोड में कुल 511 सेक्शंस थे। अब बीएनएस में कुल 258 सेक्शंस हैं। हमने जो सेक्शंस हैं उनको कई जगह क्लब कर दिया, कुछ प्रोविजंस रिपील कर दिए, नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे कम हो गए। दूसरा, पुराने कानून में कुल 23 चैप्टर थे, नए कानून में कुल 20 चैप्टर हैं। इसके बाद स्त्री और बच्चों संबंधी अपराधों के लिए पुराने कानून में कोई विशेष चैप्टर नहीं था। नए कानून में चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 63 से लेकर 99 तक ये डील करता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन।
तो ये हमने एक स्केलेटन फॉर्म में मैंने आपको चेंजेस बताए। इसके बाद हमने नए तरह के अपराध जोड़े जो कि शुरू में बताया भी गया, वाइस चांसलर सर ने भी आपको बताया, जैसे माफिया। तो हमने जो नए अपराध जोड़े इस कानून में वो है कि हमने यहाँ पे टेररिज्म इंक्लूड किया, क्योंकि पहले जब टेररिस्ट एक्ट हुए हैं जैसे कसाब फॉर एग्जांपल 2611 या पार्लियामेंट अटैक केस, तो स्पेशल लॉज के साथ साथ हम आईपीसी का एक चैप्टर यूज़ कर लेते थे, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। टेररिस्ट एक्ट कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, तो टेररिज्म जो है टेररिस्ट एक्ट इस नए कानून में डिफाइन किया गया है। इसके बाद हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध को भी हमने इस जनरल क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड किया है। और आप सबको पता है, विशेषकर जो पंजाब से हैं, कि हमारे यहाँ पे ड्रग पेडलिंग की बहुत समस्या है एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो नाउ वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक प्रोविजन। और आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे मिनिमम फाइन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मिनिमम फाइन इस नए लॉ में 10 लाख रुपया रखा गया है। तो फाइन की रकम भी बहुत ज़्यादा रखी गई है और जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा या उम्र कैद तक हो सकती है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमने ऐड किया। इसके बाद हमने पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड किया। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या अंतर है कि संगठित है परंतु वो एक छोटे स्तर पे हो रहा है, लोकलाइज्ड है, जैसे चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग। तो ये हमने इसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ हमने सेक्शन 69 एक नया इंक्लूड किया है, जो कि है सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन थ्रू एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। पुराने लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं था। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हमने बेगिंग को भी इंक्लूड किया है। तो ये कुछ जो नए अपराध हमने नए कानून में जोड़े हैं। और अब कौन से अपराधों को हमने रिपील कर लिया है, मैं आपको 2 अपराध बताने भूल गई। मॉब लिंचिंग भी हमने इंक्लूड किया है। पर मॉब लिंचिंग कब माना जाएगा कि जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति और उनका उद्देश्य कोई जैसे कम्युनल है और या रिलीजियस है, कास्ट बेस्ड है, स्टेट बेस्ड है, 5 or more than 5 people, when they kill somebody, then they will fall in the bracket of mob lynching, and here the punishment can be death sentence or life imprisonment. तो ये हमने मॉब लिंचिंग और हिट एंड रन में हमने चेंजेस किए थे, पनिशमेंट इंक्रीज कर दी थी, पर वो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि इसके बारे में जनवरी में काफ़ी एजिटेशन किया गया था। अब कौन से अपराध हमने रिपील कर दिए, अब कानून में उनको आपराधिक नहीं माना जाएगा। हमने सिडेशन को कानून से बाहर निकाल दिया है, पर सिडेशन की जगह 352 और 353 BNS है। इसके बाद हमने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है, इंडियन पीनल कोड में उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी, पर जब हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया तब ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस के कारण, दिमागी बीमारी के कारण आत्महत्या की कोशिश कर रहा है तो उस पर क्रिमिनल कानून नहीं लगाया जाए। अब हम एक स्टेप आगे चले गए, हमने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को बिल्कुल डीक्रिमिनलाइज कर दिया, क्योंकि हमारे भारत में जो सुसाइड रेट है, पर्टिकुलरली यूथ सुसाइड रेट, इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो डीक्रिमिनलाइजिंग इट हैज़ बीन अ गुड चॉइस। डॉक्टर हरजिंदर वालिया साबका मुखी पत्रकारी ਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, collection, writing, editing, newsworthy facts or newsworthy information, then presenting, or you can say publishing or telecasting. की टेलीकास्ट कर रहे हैं, की पब्लिश कर रहे हैं? न्यूज़ वर्दी इनफॉर्मेशन, फैक्ट्स। तो फैक्ट्स की प्रॉब्लम उत्थे असीं आके देखते हैं कि वो जिहड़ी न्यूज़ वर्दी इनफॉर्मेशन है वो की होवे, वट आर दी एथिक्स। देखो हर प्रोफैशन के एथिक्स होंगे, एवरी प्रोफैशन हैज एथिकल स्टैंडर्ड्स। तुसीं लॉ च बैठे हो, यूनीवर्सिटी जोड़े मेरे जर्नलिस्ट मित्र, चलो स्टूडेंट्स तो हाले ट्रेनिंग लै रहे हैं, एक रेपिस्ट को एक वकील डिफेंड करता है, एक क्रिमिनल एथिकल
ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਆਫ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਫੈਕਟਸ, ਤੱਥ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਮ ਪਿਆ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਐਕੂਰੇਟ ਤੱਥ, accurate information, accurate and fair। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਫੇਅਰ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਬੇਸਲੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰੇਸਲੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟਰੀ। We have 3 major religions in this country: Hindu, Muslim, Sikh. What is the major norms of the Hindu religion? Dharma, karma, moksha. Dharma is on the top. ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਕੱਲਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ,
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਥਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਲਹੌਜੀ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕੂਰੇਟ, ਸੱਚ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਡਮ ਸਰਜੀਤ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਬੜੀਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਸਫ ਦੀ ਰੇਹੜੀ, ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ PIB ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, CBSE ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।